जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो है देखा है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा को। आज हम लोग देखने वाले हैं राज्यसभा और न्यायपालिका। इन दो टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है वह केंद्र के अंदर होता है और केंद्र का उच्च सदन होता है। कौन सा सदन? उच्च सदन। काहे उच्च सदन होता है, या इसी को उच्चतम सदन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वह आम लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि यह एक खास सदन हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग खास सदन या उच्च सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी तय की गई थी? मैक्सिमम सीटों की संख्या राज्यसभा में जो है वह 250 हो सकती है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और बच कितना गया? 238 सदस्य विभिन्न राज्यों द्वारा चुन करके आ सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम की बात है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर बात किया जाए तो प्रेजेंट में इसमें सीटों की संख्या कितनी है? 245 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 233 सदस्य जो हैं ये विभिन्न राज्यों से चुन करके आते हैं। ये जो 12 सदस्य आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होना, तो ये कौन लोग होते हैं? ये किसी एक या अधिक क्षेत्रों के विशेष जानकार होते हैं। जैसे पीटी उषा को बना दिया गया राज्यसभा का सदस्य, तो पीटी उषा जो है वो बहुत अच्छी धावक रही है, गोल्ड मेडलिस्ट रही है, नहीं उड़न तस्तरी के नाम से जानी जाती है, तो वो काफी प्रसिद्ध हस्ती है, उनको जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। वैसे आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी अध्यक्ष पीटी उषा है और भारतीय पैरा ओलंपिक संघ जो है उसके अध्यक्ष देवेंद्र झझड़िया हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, करंट वाली चीज हो गई। खैर, राज्यसभा का सदस्य जो है बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर 30 वर्ष से कम आपकी आयु है तो आप राज्यसभा के सदस्य जो है वह नहीं बन सकते हैं। रिकॉर्ड 30 वर्ष की उम्र कम से कम आपकी जो है क्या होनी चाहिए। क्लियर है? राज्यसभा जो है इसके सदन की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मतलब कि इस पद पर जब भी सभापति के रूप में कोई कार्य करेंगे तो वह कौन कार्य करेंगे? वह उपराष्ट्रपति ही कार्य करेंगे। क्लियर है? अगर हम सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की बात करें तो एक बहुत ही शानदार सा ट्रिक है। क्या ट्रिक? तो उमा तमिल पब गई, उमा तमिल पब गई। ठीक है, ऊ से क्या हो जाएगा? ऊ से उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो याद रखिएगा 31। मां से महाराष्ट्र। कितनी सीटें हैं? तो याद रखेंगे 19। तमिल से तमिलनाडु। कितनी सीटें हैं भैया? 18। प से पश्चिम बंगाल। कितनी सीटें हैं? तो यहां जो सीटें हैं वो है 16। ब से बिहार। कितनी सीटें हैं? 16। ठीक है, तो सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले राज्य की बात हो गई। अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, कौन सा? तो पूर्वोत्तर राज्य में 7 सिस्टर्स विथ ए ब्रदर आ जाते हैं। यानी कि आपका जो है सिक्किम और उसके पूर्व के जो भी राज्य हैं वो सभी पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपका हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, ये सभी जो हैं क्या कहलाते हैं? ये सभी जो है पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। तो इन पूर्वोत्तर राज्यों में 7 सिस्टर्स विथ ए ब्रदर यानी कि 8 राज्य हैं, 7 गो और एगो 8 गो। 7 सिस्टर, 7 गो बहन और एगो ब्रदर माने एक भाई, 8 गो हो गया। इन 8 राज्यों में से केवल असम
एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से 7 सदस्य चुनकर के राज्यसभा में जाते हैं, जबकि बाकी जो राज्य बच गए 7, उन सभी राज्यों से एक एक सदस्य चुनकर के राज्यसभा में जाते हैं। अगर हम केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो केंद्र शासित राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जहां से राज्यसभा में सदस्य चुन करके जाते हैं। कौन कौन? तो आपका जम्मू कश्मीर, यहां से आपको 4 आदमी चुन करके जाता है। इसके बाद बात करें तो हम किसकी? दिल्ली, यहां से आपको 3 आदमी चुन करके जाते हैं। और तीसरा है पुद्दुचेरी, यहां से 1 सदस्य चुन करके राज्यसभा में जाते हैं। क्लियर है? तो राज्यसभा का कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, किन राज्यों से कितने सदस्य चुन करके राज्यसभा में जाते हैं। इसको आप आसानी से ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, 7 सिस्टर्स विथ ए ब्रदर में याद रख सकते हैं। और आपका केंद्र शासित राज्यों में मात्र यही 3 राज्य हैं जहां से राज्यसभा में सदस्य चुन करके जाते हैं। इस बात को आप याद रख सकते हैं आसानी से। और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा जो होती है एक अस्थायी सदन होती है। कैसी सदन? तो ध्यान रखिएगा, अस्थायी सदन। अभी अस्थाई का मतलब क्या है? तो अस्थाई का मतलब है जिसको भंग नहीं किया जा सकता है या जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अस्थाई का मतलब यही होता है जिसको भंग ना कर सकते हो और जिसको समाप्त ना कर सकते हो। वैसे सदन को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई सदन कहते हैं। यानी ये जो सदन है जिस समय बना था तब से लेकर के 1952 से लेकर के आज तक जो सदन काम कर रहा है राज्यसभा, वो पहला ही सदन है। इसका मतलब यही हुआ कि कभी भंग नहीं हुआ है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा, उनका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों का होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त, ठीक है, यानी रिटायर हो जाते हैं प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य। अब आप कहिए कि सर जब 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो गए तो कार्यकाल 6 साल कैसे हुआ? तो समझिए जरा सा, जब पहली बार लोकसभा आई थी तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी कितनी रखी गई थी? 245। इसमें से लाना कितने लोगों को था? तो 200, आपको 33 लोगों को विभिन्न राज्यों से लाना था। तो 1/3 सदस्य इसका भर दिया गया। इसके 2 साल बाद, इसके कितने साल बाद? 2 साल बाद फिर से 1/3 सदस्य को लाया गया। अब इसके फिर 2 साल बाद 1/3 सदस्य को और लाया गया। तो ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका यहां पर कार्यकाल कितना हो गया? 4 साल हो गया। ठीक है, अब अगले 2 साल के बाद 1/3 सदस्य और आएंगे। किसके जगह पे? इनके जगह पर, क्योंकि इनका कार्यकाल अब यहां पर हो जाएगा 6 वर्षों का। तो ये सभी रिटायर होंगे और जिन राज्यों से जितने सदस्य रिटायर होंगे उन राज्यों से उतने ही सदस्य पुनः 1/3 के रूप में यहां पर फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, इनका यहां पर होता है प्लस 2 साल, लेकिन इनका यहां हो गया प्लस 4 साल। फिर अगली बारी अब इनकी होगी। यानी इसी तरह से ये 1/3 सदस्य आपको रिटायर होते जाते हैं और 1/3 सदस्य जो है सो भरते जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यायपालिका को। न्यायपालिका, देखिए भारत में जो भी शासन व्यवस्था है सबकी सब त्रिस्तरीय है। वो चाहे संसद हो, आपने देखा था संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आप जो है अभी न्यायपालिका देखेंगे, ये भी त्रिस्तरीय है। कैसे? तो न्यायपालिका को आप एक पिरामिड के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो होता है यहां पर होता है आपका HC यानी सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे आता है आपका HC यानी कि हाई कोर्ट, और सबसे नीचे आता है अधीनस्थ न्यायालय। जैसा मैं पिरामिड बना रहा हूं उसी तरह से आप उतार लीजिएगा, आसानी से आपको याद रहेगा। ये दोनों जो न्यायालय है, ये दोनों न्यायालय अपीलीय न्यायालय है। कैसा? अपीलीय न्यायालय। ठीक है, साथ में इसे अभिलेखीय न्यायालय भी कहते हैं। अभिलेखीय न्यायालय। ठीक है, ये अपीलीय न्यायालय का मतलब हुआ कि आप सीधे सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं। आपका केस, आपकी सुनवाई पहले जो है अधीनस्थ न्यायालय में होगी। अगर कोई ऐसा मामला जिसका आपने FIR तो किया हुआ है और वह मामला जब अधीनस्थ न्यायालय में जाता है और अधीनस्थ न्यायालय के
पावर से बाहर का चीज हो, यानी अधिकार से बाहर का अगर मामला हो तो उसको भेज दिया जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, यानी कि आप बिना अधीनस्थ न्यायालय में गए सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार के अलावे किसी भी केस के लिए नहीं जा सकते हैं। क्लियर है? इसलिए इसको अपीलीय न्यायालय कहा जाता है, यानी कि आप यहां अपील कर सकते हैं किसके विरुद्ध? तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन के विरुद्ध। क्लियर है? ये जो अधीनस्थ न्यायालय है, दूसरा इसमें देखा आपने अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब हुआ कि जितने भी जजमेंट दिए जाएंगे सब लिखित रूप में दिए जाएंगे, यानी कि जो ऐसा जजमेंट जो मौखिक नहीं होगा और लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखा जा सकता है अभिलेख के रूप में, इसलिए इसको अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। जैसे जब आप पढ़ रहे थे संविधान, उसमें कई एक जगह पे आपको जो है केशवानंद भारतीवाद आया था। तो केशवानंद भारतीवाद में क्या हुआ था? केशवानंद भारतीवाद 1973 की बात है, हम अभी 2024 में उसको पढ़ ले रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो लिखा हुआ है, अभिलेख के रूप में संग्रहित है, इसलिए इस न्यायालय को हम लोग अभिलेखीय न्यायालय भी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब जो ये अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय जो है ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय। ठीक है, सत्र न्यायालय जो होता है इसकी सुनवाई करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को होता है, और जो जिला न्यायालय है इसकी सुनवाई करने का अधिकार जो होता है वह जज को होता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। ठीक है, सत्र न्यायालय में कौन बैठते हैं? मजिस्ट्रेट। और जिला न्यायालय में कौन बैठते हैं? तो आपके जज बैठते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन सा मामला सत्र न्यायालय में जाएगा और कौन सा मामला आपको जो है जिला न्यायालय में जाएगा। तो मामला जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का मामला होता है। एक होता है दीवानी मामला और दूसरा होता है फौजदारी मामला। ठीक है, सामान्य तौर पर ये जो अधीनस्थ न्यायालय है वह आपको देखने को मिलेंगे जिला में। प्रत्येक जिला में एक अधीनस्थ न्यायालय आपको देखने को मिल जाएगा और उसी न्यायालय परिसर में ये दोनों न्यायालय होंगे, सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय, ये दोनों उसी में होंगे। अब ये क्या है? दीवानी मामला और फौजदारी मामला क्या है? तो दीवानी मामला वैसे मामले को कहते हैं जिसकी क्षतिपूर्ति संभव हो। किसको कहते हैं? वैसा मामला जिसकी क्षतिपूर्ति संभव हो। जैसे किसी के जमीन को आपने हड़प लिया है तो ठीक है, उसकी मुआवजा वगैरह दी जाएगी, क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तलाक हो गया तो भैया पत्नी रहेगी कैसे? तो उसको मुआवजा दीजिए, हर महीने सैलरी दीजिए। ठीक है, तो ये क्षतिपूर्ति योग्य है। तो क्षतिपूर्ति योग्य जो मामला होता है उसको दीवानी न्यायालय में उसका सुनवाई होता है। और दीवानी न्यायालय कौन सा है? तो सत्र न्यायालय। ठीक है, सत्र न्यायालय, यहां पर सुनवाई होती है दीवानी मामले की। फौजदारी मामला वैसे मामले को कहते हैं जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं हो। जैसे मर्डर हो गया हो, अब उसकी क्षतिपूर्ति संभव है क्या? कितना भी पैसा दे दीजिएगा तो जो व्यक्ति मर गया वो लौट के आएगा? नहीं लौट के आएगा। तो वैसे मामले जिसकी क्षतिपूर्ति संभव ना हो उनको फौजदारी, उनकी सुनवाई जो है वह फौजदारी मामले में न्यायालय में किया जाता है। और किसको फौजदारी न्यायालय कहते हैं? तो ये जो जिला न्यायालय है इसी को फौजदारी न्यायालय कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात हो गई कि जज साहब कैसे मामले की सुनवाई करेंगे? तो फौजदारी मामले की। और आपको जो है मजिस्ट्रेट साहब किसकी सुनवाई करेंगे? तो सत्र आपको दीवानी मामले की। क्लियर है? ये आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। दीवानी मामला, दीवानी मामला। ठीक है, तो अब आसानी से इस पिरामिड को बना लीजिए। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही अगर आप लिख लीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा तो आसानी से आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये जो अभी तक हम लोग देख रहे थे, ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका से रिलेटेड आर्टिकल का चर्चा हमने यहां नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा चुका हूं और वहां पर पूरे आर्टिकल का पूरे डिटेल्स में 5 पार्ट में मैंने पूरे आर्टिकल को पढ़ाया है। तो वहां जाके आप स्टडी कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा लिंक दे दूं, नहीं भी दूंगा तो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। पॉलिटी का अलग बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का अलग बना हुआ है, फिजिक्स का अलग बना हुआ है।
ठीक है, आपका जो स्टैटिक जीके है उसका अलग बना हुआ है, तो आप जाकर के सीधा प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, वहां से आसानी से आपको मिल जाएगा। क्लियर है? मिलते हैं हम लोग फिर कल। अब तक हम लोग देख रहे थे केंद्र के अंदर की शासन व्यवस्था को, कल हम लोग एंट्री कर जाएंगे राज्य के अंदर की शासन व्यवस्था को। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर कल इसी चैनल पर, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।